जब ये जेपी अम्बेडकर सर ने संगठन छोड़े, संगठनों में काम करना बंद किया, तो इन्होंने संघ में काम शुरू करना किया। इन्होंने संघ में जब काम करना शुरू किया तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से संघ में काम करना शुरू हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में हैं, मुरादाबाद में हैं, रामपुर में हैं, बरेली में हैं, बिजनौर में हैं, अमरोहा में हैं, गढ़मुक्तेश्वर में हैं, हापुड़ में हैं, गाजियाबाद में हैं, मेरठ में हैं, बुलंदशहर में हैं, गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तेलंगाना में हैं, हरियाणा में हैं, सूरत में हैं। अलग अलग जगह पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले संगठनों में काम किया करते थे और उसके बाद उन्होंने संगठनों को छोड़ के संघ में काम करना शुरू किया। दरअसल संगठनों में जब लोग काम करते हैं तो वो संगठन जो जिसमें भी वो काम करते हैं उनके दिल के बड़े करीब होता है, उनके मन के बड़े पास होता है। वो उस संगठन की ना बुराई सुनना चाहते हैं, ना कमी गिनना चाहते हैं, ना ये देखना चाहते हैं कि कैसे एक विचारधारा को फॉलो करते 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 वो एक आदमी के पीछे लग गए हैं। वो आदमी जो किसी पर्टिकुलर संगठन का, इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी सामाजिक व्यवस्था का जो लीडर होता है, या धीरे धीरे वो लीडर जब मालिक में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपना मालिकाना हक जताने लगता है, वो पता नहीं लग पाता, वो आदमी के पीछे हो लेते हैं। फिर उनको विचारधारा से कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि बड़े शाणे लोग होते हैं, बड़े तेज लोग होते हैं, बड़े तर्रार लोग होते हैं। वो लोग जो संगठन बनाते हैं वो अपना टारगेट पहले फिक्स कर लेते हैं उस संगठन में कि हमको ये चीज़ अचीव करनी है। भाई पीछे वाले लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि पीछे हो सकता है डिस्टर्बेंस हो रही हो, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना। यहाँ ध्यान रखें सब लोग, ये इतने रिसोर्सेज खर्च हुए हैं, इतना समय खर्च हो रहा है, लोग इतनी दूर से आए, तो ध्यान दें इस बात पे कि वो कब अपनी आइडियोलॉजी से भटक के, आइडियोलॉजी करते करते, बात करते करते वो एक आदमी के पीछे लग जाते हैं। फिर वो आदमी मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो वो जो विचारधारा होती है उसको पीछे छोड़ के अपना एक ग्रुप बना करके उस ग्रुप को आगे लेके चलता है। उस ग्रुप में कैसे वो आगे लेके चलता है? एक संगठन बना, एक विचारधारा पे उसका एक मालिक बना, उसने एक विचार बनाया कि भाई सन 2030 तक हमको भारत के 50 लाख बच्चे पढ़ाने हैं, सन 2025 तक हमको घर घर पे संविधान पहुंचाना है, सन 2026 तक हमको अपना जो आरक्षण जा रहा है उसको बचाना है, फलाने साल तक हमको घर घर धम्म पहुंचाना है, फलाने साल तक हमको घर घर अम्बेडकर पहुंचाना है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो यहाँ पे शुरू हुए, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो यहाँ पे शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे करके वो आइडियोलॉजी से भटक के एक आदमी के पीछे लग गए। अब वो एक आदमी क्या करता है? जब शुरू में संगठन में जुड़े, अच्छे सीधे साधारण लोग उसके पीछे आए, उन्होंने अपनी मेहनत का, रोजगार का पैसा भी दिया उसको संगठन चलाने के लिए, गाड़ी घोड़ा भी दिए, घर बुला के रोटी भी खिलाई, उनके पीछे भी गए। उन्होंने कहा झंडा लेके यहाँ खड़ा होना है तो यहाँ खड़े हो गए, उन्होंने कहा डंडा लेके वहाँ जाना है तो वहाँ खड़े हो गए, उन्होंने कहा दिल्ली रामलीला मैदान भरना है तो वहाँ चले गए, उन्होंने कहा कि मुंबई पे चैत्य भूमि पे जाना है तो वहाँ चले गए। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो जो लीडर होता है, वो जो मालिक होता है संगठन का, जो नेता होता है, उसको मजा आने लगता है। लोग पीछे आ रहे हैं, पैसा पीछे पीछे आ रहा है, ताकत पीछे पीछे आ रही है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला पीछे पीछे आ रहे हैं, अलग अलग नामों पे संगठन बना रखे हैं, जातियों पे संगठन बना रखे हैं, वो पीछे आ रहे हैं, पंजीकरण करा रखा है हमने, हम उसके मालिक बने हुए। किसी माई के लाल में दम है तो जरा सवाल करके दिखा दो कि भाई तू 5 साल से मालिक है, अब मालिक बदल लो। जैसी मालिक बदलने की बात आती है वैसे ही फूट पड़ जाती है। फिर जो विचार होता है वो चला जाता है भाड़ में। विचार से किसी को मतलब नहीं होता। फिर जो मतलब होता है वो इस चीज से मतलब होता है कि महीने का कलेक्शन आया या नहीं आया, कि AK सिंह सर चंदौसी में एक काम करो, 100 पर्चियां ले जाओ 500-500 रुपए वाली, 50-50 कर लेना, 50 पर्चियां यहाँ जमा करा देना, 50% अपने पास रख लेना, कुछ खर्चा तो आए। ये गाड़ी घोड़े कर लिए हैं, ये चलेंगे कैसे? फिर एक अच्छा आदमी उस संगठन में विरोध करता है उस बात का कि भाई
ये जो बात हो रही है, ये जो चंदा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मालिक साहब, अध्यक्ष साहब, चेयरमैन साहब, तुम्हें यहां से उतर आना चाहिए, तुम्हें इस कुर्सी से उतर आना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। बस इतना कहते ही वो बीज पड़ जाता है जिससे दो पौधे निकलते हैं। वो दो पौधे कौन से होते हैं? एक कहता है कि ये बात ठीक है कि हमको अब मालिक बदल लेना चाहिए, और मालिक के चेले कहते हैं कि नहीं, 500 में 250 तो आ ही रहे हैं, 100 पर्ची काटूंगा, आधी तो आएंगी, नहीं बदलना चाहिए मालिक। तो जो कहते हैं कि मालिक बदल लेना चाहिए, कहते हैं तू नहीं मान रहा, तू नहीं मानेगा बात, तू कहता है कि हम इस कुर्सी से नहीं उतरेगा, तू कहता है कि ये मालिकाना हक नहीं छोड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता हूं, मैं दूसरा संगठन चला लेता हूं, मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खोल लेता हूं। और फिर क्या होता है? वहां से टुकड़े होते हैं, वो दूसरी खोल लेता है। ऐसा होता है या नहीं होता? एक बार जोर से बताएं, होता है नहीं होता? तो ये प्रक्रिया अमीबाइसिस बन जाती है, अमीबा बन जाती है। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, ऐसे होते 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 हमारी संख्या बन गई है 29 लाख। 29 लाख संगठन है हमारे समणों के, और वो सारे के सारे 29 लाख संगठन एक ही बात कहते हैं, जो नुकसान हुआ है, जो हानि हुई है, जो अधिकार चले गए हैं, हम बचाएंगे। अब वो कैसे बचाएंगे? हम बचाएंगे जाति के नाम पे संगठन बना के, हम बचाएंगे आरक्षण के नाम पे संगठन बना के, हम बचाएंगे अंबेडकर के नाम पे संगठन बना के, हम बचाएंगे रविदास के नाम पे संगठन बना के, हम बचाएंगे किसी एरिया के नाम पे संगठन बना के। तो इस तरह से जब वो संगठन बनाते हैं, या इस तरह से जब वो डिवीजन होता है, तो वो 29 लाख हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने जो 6743 जातियों को 3 जगह इकट्ठा किया था, उन 3 को एक करने के लिए 29 लाख टुकड़े हो गए हमारे, और वो टुकड़े रुक नहीं रहे हैं, वो बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर जो पहले वकील इकट्ठा हुआ करते थे, एक वकील साहब एक पार्टी में जुड़ गए, और वो वकील साहब कहने लगे कि यही पार्टी काम करेगी। थोड़े टाइम बाद पता चला कि उस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो वो दूसरी जगह चले गए, और वहाँ जाके कह रहे नहीं, अब ये वाली पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी, अब तुम मेरे साथ यहाँ जुड़ जाओ। तो उनके साथ जो दूसरे वकील साहब थे, उन्होंने कहा धत, तुम तो हमारे पागल बना रहे हो, तुम कह रहे थे पहले ये वाली पार्टी हमारा भला करेगी, अब कह रहे हो ये वाली पार्टी भला करेगी, कोई नहीं करेगा, हम नया संगठन बनाएंगे, वो हमारा फायदा करेगा। तो ये जो बीमारियां हैं संगठन बनाने की, ये संगठन बनाने की बीमारियां निरंतर हमारे बीच में बनी हुई हैं और ये आती जा रही हैं। जब संघ बैठा, संघ बैठ के जब चर्चा किया, तो चर्चा में निकल के आया कि आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो वो बीमारियां खत्म कर लेते हैं जिनकी वजह से हमारी टूट होती है। तो वो जो 10 बीमारियां थी, जो मेन 10 बीमारियां थी, वो ये 10 गोल्डन नियम थे जो मेरे से पहले आपको BS आजाद सर ने बताए। यहाँ पे ये वो बीमारियां थी जिनको संघ ने खत्म किया, और ये अभी खत्म नहीं किया है, ये हमारे पुरातन संघ में भी नहीं थी। जो हमारा पुराना संघ है, ये बीमारियां उसमें भी नहीं थी। यही कारण था कि जिसकी वजह से हमारा जो पुरातन संघ है वो चलता गया। जैसे जैसे संघ में बीमारियां आती जाती हैं, वैसे वैसे संघ खराब हो जाता है। लेकिन संघ तो निसर्ग से बना है, नेचुरल प्रक्रिया है संघ की। तो नेचुरल प्रक्रिया में जब आप रूल लगा देते हैं, तो उस रूल में ये जो फिल्ट्रेशन है, या ये जो छटाई है, या जो छनाई है, इसका काम लगातार चलता रहता है। इस छनाई का काम लगातार चलता रहता है, इसीलिए संघों का काम धीरे चलता है लेकिन मजबूत तरीके से चलता है। ये जो यहाँ सभा बैठी है, ये सभा अगर किसी संगठन की लगनी होती तो यहाँ मंच होता, माला होती, प्रतिष्ठा होता, एक नेताजी आते और नेताजी आके दुनिया भर की बातें करते, लेकिन यहाँ जवाबदेही नहीं करके जाते, या ये नहीं बोल के जाते कि हमने जो काम करा है उस पर सवाल तैयार कर लो अपने। लेकिन संघ ऐसा नहीं करता। संघ कहता है कि आप अपने सवाल तैयार कर लीजिए। ये जो 10 गोल्डन नियम आपको भी बताए गए हैं, ये संघ का आधार होते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, आप संघ में तुरंत जुड़ जाते हैं। अगर समझ नहीं आते हैं तो संघ में जुड़ने में समस्या रहती है।
इसलिए इन 10 गोल्डन नियम को आप पढ़ लें, अभी आपको समण ग्रंथ मिलेगा, उसमें उन 10 गोल्डन नियमों को पढ़ लें। रामपुर के अंदर ये समस्या लगातार चल रही है, बुलंदशहर के अंदर ये समस्या लगातार चल रही है, मुरादाबाद के अंदर ये समस्या लगातार चल रही है। जहाँ जहाँ समणों ने ज़्यादा काम किया है वहाँ वहाँ समणों के ज़्यादा टुकड़े हैं, जहाँ जहाँ समणों ने कम काम किया है वहाँ वहाँ उन बेचारों को पता ही नहीं है कि हो क्या गया। तो जब ये समस्याओं को हम देखते हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं, तो हमको ये बात समझ आती है कि इलाज तो एक ही है कि जितने टुकड़े होंगे उतना नुकसान होगा। इस बात से अगर कोई इत्तेफाक नहीं रखता तो अभी बता दें, क्या इस बात से सब लोग इत्तेफाक रखते हैं कि जितने टुकड़े कम होंगे उतना फायदा होगा? दोनों हाथ खड़ा करके बताएं। तो इसका मतलब ये हुए कि अगर एक भी टुकड़ा ना हो और हम सारे के सारे एक हो जाएं तो हमारा नुकसान क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जिन लोगों का संघ होता है, एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है, एक ओंकार होता है, एक ताकत होती है, उनका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उनका फायदा होता है। उनके कोई अधिकार नहीं जाते, उनको किसी संघर्ष बचाव समिति में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको किसी भी संघर्ष के लिए जाना नहीं पड़ता, उनको सिर्फ एक जगह इकट्ठा होना रहता है। उनके अधिकार खुद ब खुद चल के अपने घर आते हैं। इसका बहुत छोटा सा उदाहरण है, दो मेन उदाहरण बता के आपको बात बताऊंगा, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। एक रीसेंट उदाहरण है, जब तक 32 किसान संगठन अपने अपने इलाके में अलग अलग हल्ला मचाते रहे, वो जूझते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन उनके जो अधिकार जा रहे थे या उनके जो कानूनों को लेकर डिमांड थी वो खत्म नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो इकट्ठे होके एक संघ बन गए तो इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल, इतनी मेजॉरिटी होने के बाद भी, इतनी ताकतवर इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी भारत में उनके जो 3 कानून थे वो वापस हो गए। ये उनके संघ की ताकत थी। ऐसे ही जो हमारा अट्रॉसिटी वाला एक्ट था, SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट जो था हमारा, वो एक्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से चला गया। भाई जो लोग इकट्ठे नहीं होंगे उनको तो पार्लियामेंट में MP बैठे हो ना बैठे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उनका तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हों वो भी बुरा हाल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से चला गया वो। अब भला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोई टाल सकता है? बताइए, जो जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब यहाँ सूट टाई लगा के बैठे हुए हैं, बहनें यहाँ पे अच्छे अच्छे घरों से आई हैं, इतनी जानकारी सब रखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित किया हुआ किसी में हिम्मत है कि उसको पलट दे? है हिम्मत? अरे जोर से बताओ ना। नहीं है। लेकिन फिर भी 2 अप्रैल 2018 को हम सारे सड़क पे निकले, बिना किसी संगठन के निकले, बिना किसी टुकड़े के निकले, एक पहचान के अंतर्गत निकले और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया। बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसे पलट गया? सुप्रीम कोर्ट का तो कोई आदेश नहीं पलट सकता, क्योंकि हम संघ में इकट्ठे हुए। पहली बार कोई नेता नहीं आया, कोई संगठन नहीं आया, कोई मालिक नहीं आया, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, कोई आर्मी नहीं आई, कोई भी नहीं आया, बल्कि बहुत सारे तो ऐसे थे जिन्होंने अपने यहां से लेटर जारी कर दिए, इस आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई क्षति पहुंचती है तो हम पीछे हो जाएंगे, इस आंदोलन में हमारा कोई योगदान नहीं है, इसमें हमने कोई फंडिंग नहीं करी है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, ऐसे कह दिया उन्होंने जो मालिक बनते हैं। लेकिन साधारण लोग, सीधे साधे लोग जब सड़क पे आए, किया कुछ भी नहीं, बस आए, 2-4 घंटे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटवा दिया। बताइए संघ में कितनी ताकत होती है? इस बात को तो सभी समझेंगे कि संघ में इतनी ताकत होती है। जिनके संघ होते हैं वो किसी के भी घर के नीचे कह देते हैं यहाँ हम खुदाई करेंगे, इसमें हमारी एक पुरानी इमारत है। किसी के भी घर के नीचे घुस सकते हैं वो, किसी के भी घर के नीचे। लेकिन जिनके संग नहीं होते वो क्या करते हैं बेचारे? आ जाओ, खोद दो हमारे घर के नीचे, खोद दो हमारे खेत के नीचे, खोद दो हमारी मकान दुकान के नीचे। तो इसलिए संघ का जो महत्व है हमको यहाँ से पता चल जाता है। टूट के ये जो 10 कारण बताए हैं, टूट के इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिससे हमारी टूट बढ़ती चली गई है,
वो थोड़े से कारण और हैं। 10 मिनट पेशेंस के साथ बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे सिर्फ। अगर किसी को इम्पेशेंस हो रहा हो तो एक बार हाथ खड़ा करके बता दें, और अगर 10 मिनट का पेशेंस है तो 10 मिनट और बैठेंगे। 10 मिनट में सब साफ हो जाएगा कि टूट के वो 9 कारण कौन से हैं। टूट के कारणों में जो सबसे बड़े कारण निकल के आते हैं आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, वो कारण, भैया हलवाई, भैया खाना बनाने वाले हलवाई लोग, भैया हलवाई अंदर शांत हो जाओ यार। योगेंद्र सर देखना जरा, पीछे से हल्ला बहुत आ रहा है। हमारी जो पहचान, जो पुरातन हमारी पहचान हुआ करती थी, जब हमारी पुरातन पहचान हमारी कमज़ोर होती गई, और कमज़ोर होते होते हमारी वो पुरातन पहचान जब ख़त्म हो गई तो उसका हमको बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा। उस पहचान के ख़त्म होने का हमको इतना नुकसान भुगतना पड़ा कि हमको पता ही नहीं है हम हैं कौन। हम बहुजन हैं, हम मूल निवासी हैं, हम दलित हैं, हम जाति हैं, हम संगठन हैं, हम राजनेता हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम हैं क्या? तो ये जो पहचाने हैं, इसमें से 8 हमारी बहुत महत्वपूर्ण पहचान है जिनसे हमें नुकसान हुआ है। इन पहचानों में देखिए, सब ध्यान से सुनना, ये पहचान 2-2 मिनट में आपको समझ आ जाएंगे अपने अगल बगल में ही। सबसे पहली जो एक आदमी पैदा होता है उसकी पहचान होती है उसकी पारिवारिक पहचान। जैसे ये जेपी अंबेडकर सर हैं, इनका बच्चा हुआ तो ये किसके परिवार से हुआ? किसके परिवार से हुआ? अंबेडकर फैमिली का बच्चा हुआ, तो वो उसकी हो गई पारिवारिक पहचान। पारिवारिक पहचान जो है हमारी बदल जाया करती है, खास करके महिलाओं की, कि महिला, एक घर की महिला, सिंह परिवार की महिला गौतम परिवार में गई तो उसकी पहचान क्या हो गई? फिर गौतम परिवार की हो गई। ये हमारी स्थायी पहचान नहीं है, ये हमारी अस्थायी पहचान है, पारिवारिक पहचान। ये पहचान हमारी बदल जाती है। आप अपना सरनेम बदल देंगे तो आपकी पारिवारिक पहचान बदल जाएगी। फिर आती है हमारी काम की पहचान, जो हम काम करते हैं। बहन जी आपसे 5 मिनट का पेशेंस चाहेंगे, बस 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं प्लीज़, क्योंकि लोग ना बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, सुनना चाहते हैं, तो 5 मिनट शांति रखिए बस, और थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे और सवाल तैयार कर लेंगे अपना। दूसरी जो हमारी पहचान आती है वो आती है हमारी काम की पहचान। इस काम की पहचान ने हमारा बड़ा नुकसान करा है। ये काम की जो हमारी पहचान है वो पुराने समय में हमको जैसा बताई जाती है, भाई हमने तो नहीं देखा कि हमारी काम की पहचान वो रही होगी। जैसे बताई जाती है कि सोने का काम करने वाले स्वर्णकार सुनार हुए, चमड़े का काम करने वाले चमार हुए, लोहे का काम करने वाले लुहार हुए, लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई कह दिया, बाल काटने वाले को, केस कप्पन करने वाले को नाई कह दिया, या साफ सफाई के काम का तो कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि पुराने समय में सब अपनी सफाइयाँ खुद करा करते थे, तो सफाई से रिलेटेड कोई पहचान बता दी, या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कह दिया। तो ये हमको पुरानी पहचान हमारी बताई गई कि ये पहचान तुम्हारी काम से आई है, जो काम तुम करा करते थे। भाई 3 जनरेशन पहले का तो मेरा पता है कि मेरे तो जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो व्यापार किया करते थे, तो उस हिसाब से उनकी जो पहचान हुई व्यापारी हुई। वो जो हमारे दादा थे उनकी व्यापारी हुई, हमारे पिताजी व्यापारी हुए, मैं वकील बन गया तो मेरे उस हिसाब से काम की पहचान क्या हुई? वकील हुई, अधिवक्ता हुई, एडवोकेट हुई। तो वो जो पुरानी पहचान हमारे काम की हमको बताई जाती है, वो पहचान हमने ना कभी देखी है, ना उसको कभी एक्सपीरियंस किया है, ना उसको कभी जाना है। अगर उस पहचान के आधार पे ये बताया जाए कि वो पहचान तुम्हारी जाति हुआ करती थी, उस पहचान से तुम्हारी जाति बताई जाती है, तो जाति का अर्थ चेक कर लो। पुराने समय में जो पाली भाषा थी उसमें जो जाति का अर्थ होता है, या आज के समय में भी जो जाति का अर्थ होता है, वो जाति का अर्थ काम से तो मैच ही नहीं खाता। भाई कुंभकार जो हुआ, जो मट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा है, वो उसका काम है, अगर काम को माना जाए तो उसकी जाति कैसे हो गई? यहाँ इतनी सारी माएँ बैठी हैं, जरा बताएं, जब आपका नया बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या बोलती हैं आप? क्या बोलती हैं?
नवजात शिशु बोलती हैं नहीं, जो बोलती हैं नवजात यानी नया उत्पन्न हुआ। जो यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जो बुद्ध की प्रैक्टिस करते हैं वो जानते होंगे, जाति दुखा, जरा दुखा, व्याधि दुखा, मरण दुखा, यानी जाति दुख है यानी उत्पत्ति दुख है, जीवन दुख है, बुढ़ापा दुख है और मृत्यु दुख है। तो इसका मतलब ये है कि जाति वहाँ से भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी दिमागों में, हमारे दिमागों में ये भरा गया है कि जाति है, जाति है, जाति है, जाति है। लेकिन जाति तो काम से आती नहीं है। अगर काम के आधार पे जाति आती है तो काम के आधार पे मैं तो वकील हुआ, ये लखपत सिंह सर अकाउंटेंट हुए, वो प्रकाश सिंह सर टीचर हुए, वो जेपी अम्बेडकर सर अकाउंटेंट हुए, ये अपने BS आजाद सर पत्रकार हुए, ये अपने सत्येंद्र मोहन सर इंजीनियर हुए। और ये तो बदल जाया करती है। इनका बच्चा कल को अगर IAS IPS बन गया तो उसकी जाति सिविल सर्वेंट हो जाएगी। तो जाति जो काम के आधार पे हमारी पहचान होती है वो भी परमानेंट नहीं होती, वो भी टेम्परेरी होती है, वो भी हमारी बदल जाया करती है। यानी हमारी पारिवारिक पहचान भी परमानेंट नहीं है, वो बदल जाती है, और हमारी जो काम की पहचान है वो भी परमानेंट नहीं है, वो बदल जाती है। फिर हमारी तीसरी पहचान आती है जो हमारी धार्मिक पहचान होती है, मजहबी पहचान होती है, या हमारी मत की पहचान होती है। जैसे ये अपने नाम के पीछे लगाएं अंबेडकर, तो ये अंबेडकर के फॉलोवर हैं तो उन्होंने अंबेडकर लगा लिया। कोई रविदासी का फॉलोवर हो सकता है, कोई बुद्ध का फॉलोवर हो सकता है, कोई सिख मज़हब का हो सकता है, कोई किसी मज़हब का हो सकता है, तो वो उसकी रिलीजियस या मत की पहचान है। मत बड़ा पर्सनल होता है, मत अपना काफ़ी पर्सनल होता है। मैं किस मत को मानता हूँ ये मेरा अधिकार है, और मेरे अधिकार में किसी को इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समर संघ इस बात को डंके की चोट पे कहता है कि आपका जो मत है वो आपका पर्सनल है, आपका जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो आपकी पर्सनल है, आप अंबेडकर को मानते हैं वो आपका पर्सनल है, आप बुद्ध को मानते हैं वो आपका पर्सनल है, आप रविदासी को मानते हैं, आप गुरु घासीदास के पंथ के हैं या आप गुरु कबीरदास के पंथ के हैं, वो आपका पर्सनल है, उससे संघ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप आज अंबेडकर को मान रहे हैं और कल को आपको कबीर पंथ में मजा आने लगे, या आपको रविदासी मत में रस आने लगे, या आपको लगे कि बुद्ध का आचरण बढ़िया है, तो आपका मत तो बदल जाएगा, वो मत बदल जाया करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मत की जो पहचान है, जो रिलीजन की पहचान है, वो भी आपकी परमानेंट नहीं है। तो जब ये हमारी परमानेंट पहचान है ही नहीं, तो इसके नाम पे हम इतने टुकड़े क्यों हो रहे हैं? भाई तुम्हें जो मत फॉलो करना है, जो रिलीजन फॉलो करना है वो आप करते रहिए, लेकिन आपकी जो असल पहचान आएगी वो भी आगे आएगी। फिर एक हमारी पहचान आती है इलाके की पहचान। मैं दिल्ली से हूँ, ये मुरादाबाद से हैं, ये अमरोहा से हैं, वो हापुड़ से हैं, वो गढ़ से हैं। ये हमारी इलाके की पहचान हो गई, एरिया की पहचान हो गई। एरिया बदल देते हैं तो हमारी एरिया की पहचान बदल जाया करती है, वो भी परमानेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मूल निवास है वो बदल सकता है। आज हम भारत में रह रहे हैं तो आज हम भारत के मूल निवासी हैं। अगर हम अमेरिका चले जाते हैं और हमारे बच्चे वहीं पैदा हो जाते हैं तो हमारे जो बच्चे होंगे वो कहाँ के मूल निवासी हुए? जोर से बताइए पीछे वाले लोग खास तौर से, वो कहाँ के मूल निवासी हुए? अमेरिका के हुए। यानी हमारा जो मूल निवासी है वो भी हमारा परमानेंट नहीं है, वो हमारा मूल निवास बदलने से हमारा मूल निवासी बदल जाया करता है। फिर हमारी आती है नाम रूप की पहचान, कि हमारा नाम रूप कैसा है। जैसे ये काले हैं लखपत सिंह सर, तो कोई कहेगा भाई वो काला वाला आदमी जो था। ये गोरे हैं तो कहेगा भाई वो गोरा वाला आदमी कौन था। वो नाटे हैं, भाई वो छोटा वाला आदमी कौन था। ये महिला बड़ी लंबी है, वो लंबी सी औरत आई थी कौन थी। वो हमारी नाम रूप पहचान हो सकती है, लेकिन वो हम सबकी एक जैसी नहीं हो सकती, वो हर किसी की अलग अलग होती है। कोई काला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई कुछ है। तो वो पहचान भी हमारी एक जैसी नहीं होती। वो पहचान हमको सबको एक नहीं कर सकती, वो हमारी सबकी अलग अलग होती है। बहन जी होती है नहीं होती है? होती है। वो हंस रही हैं तो इसका मतलब उनको समझ आया कि भाई हाँ, हमारी सबकी जो पहचान होती है वो अलग अलग होती है। फिर हमारी आती है लिंग्विस्टिक पहचान आती है, हमारी लैंग्वेज की पहचान। हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं तो जैसे ही हम गंगा पार करते हैं इस तरफ, हम एक इलाके में आ जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरे ये क्या कर रहा है? अरे इतनी देर हो गई खाना नहीं ला रहा भाई तू। और जैसे हम गंगा उस तरफ पार कर देते हैं
तो क्या, अरे क्या कर रहे हो रे, खाना ना ला रहो, मोर रोटी ला दे। जैसे ही हम दिल्ली में चले जाते हैं कहते हैं यार क्या कर रहा है, रोटी ला दे। जैसे ही पंजाब में चले जाते हैं ओ की कर रहा सी, मैनू रोटी खटे दे। पंजाब में हरियाणा में चले जाते हैं तो वहाँ अलग तरीके से बोलते हैं, राजस्थान में चले जाते हैं तो वहाँ अलग तरीके से बोलते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पंजाबी में बोला ओ की कर रहा सी, रोटी ला दे, तो क्या कहेंगे भाई इसकी जो पहचान है पंजाबी बोलता है, इसकी पंजाबी पहचान है इसकी भाषा से, ठीक है। ये कह रहा है अरे बिरयानी नहीं ला रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है अमरोहा के आसपास का हो, चंदौसी ये रामपुर के आसपास का हो, मुरादाबाद के आसपास का हो। अच्छा, लैंग्वेज और हमारे जो डायलेक्ट है ये भी बदल जाता है, कमाल की बात है। आपने देखा होगा आपके आसपास का कोई आदमी साल भर अमेरिका रही आया, लंदन रही आया, तो आके बड़े स्टाइल में बोलेगा या मॉम व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहोगे इसकी तो भाषा बदल गई, यहाँ तो कह रहा था बिरयानी लेके नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डायलेक्ट है, जो हमारी भाषा है वो भी बदल जाया करती है, वो हमारी परमानेंट पहचान नहीं हो सकती। फिर हमारी जो एक पहचान आती है वो आती है लिंगात्मक पहचान। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, तो ये हमारी जो लिंगात्मक, एक थर्ड जेंडर होता है तो ये हमारी लिंगात्मक पहचान होती है। लेकिन ये भी हमारी सेम नहीं रहती, ये पहचान तो अलग अलग है ही, पुरुष और महिला तो अलग अलग हैं ही। और आजकल इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोग अपना लिंग बदलवा लेते हैं, ऑपरेशन हो जाता है, लोगों के लिंग बदल जाते हैं। तो ये भी परमानेंट नहीं है कि जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेगा और जो महिला है वो महिला ही रहेगी, ये भी बदल जाया करते हैं। वैसे भी एक रूपता नहीं है इसमें। फिर आती है हमारी राजनैतिक पहचान, संगठनात्मक पहचान, या हमारी जो संगठनों की पहचान है वो कैसे काम करती है। मैं बीएसएस का हूं, तू बीएसपी का है, तुम संघर्ष बचाओ समिति के हो तो तुम भारतीय बौद्ध महासभा के हो, तुम अंबेडकर महासभा के हो तो तुम फलाने संगठन के हो। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो पहचान है वो मेरे संगठन से होने लगी है। लेकिन इसमें जितने भी हैं, जितनी भी हमारी पहचान है लोगों की जो संगठनात्मक, भाई पीछे को डिस्टरबेंस हो रही है क्या, समझ नहीं आ रहा है? ये जो हमारे जवान लड़के जिनके हाथ मजबूत हैं, एक बार हाथ खड़े करके बताओ आ रहा है समझ? जवान कम है मुझे लग रहा है। अरे जवान एक बार हाथ खड़ा करके बता दें। अरे वाह कितना जवान है। तो हमारी जो ये पहचान है, जिसको हमने संगठन से अपनी पहचान बना लिया है कि ये इस संगठन का है, वो उस संगठन का है, ये इस पॉलिटिकल पार्टी का है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का है, ये आर्मी का है, ये फौज का है, ये पैंथर का है, ये फलानी चीज़ का है। तो ये हमारी अलग अलग संगठनात्मक पहचान है, ये हमारी राजनीतिक पहचानें हैं। इन राजनीतिक पहचानों से या ये संगठनात्मक पहचानें जो हमारी हमको मिली हैं, ये जो हमारी आई हैं, इनसे हमको फायदा कम हुआ है, नुकसान ज्यादा। मधुमोहन बहन जी एक मिनट थोड़ी शांति रखिए। क्या है ना, आप बिल्कुल आगे बैठते हैं, बोलते हैं तो यहाँ आवाज आती है। तो ये जो हमारी पहचान है ये बड़ी मजेदार पहचान है, और आज के समय में इस पहचान के लिए हम लड़ने मरने को तैयार हैं। इस पहचान के लिए हम अपने ही भाई से कटने को तैयार हैं। इस पहचान के लिए हम दूसरे पर डंडा चलाने को तैयार हैं। इस पहचान के लिए हम एक दूसरे का खून करने को तैयार हैं। ये पहचान हमारे लिए जहर बन चुकी है। ये पहचान हमको धीरे धीरे मार रही है। ये पहचान 29 लाख गुना बढ़ चुकी है। ये पहचान हमारी 4.5 लाख एक्टिव पार्ट्स में काम कर रही है। ये पहचान हमको इतना नुकसान कर रही है कि जितना हमने 70-75 सालों में फ़ायदा नहीं लिया होगा, ये हमको उतनी ज़्यादा नुकसान कर रही है। क्योंकि हम अपने अपने संगठन के लिए, अपने अपने नेताओं के लिए, अपने अपने मालिकों के लिए, हम सीधे साधे अच्छे लोग जो इस मोटिव से आते हैं कि हम सीधी सादी नौकरी करने वाले लोग, हम सीधे साधे अपना काम, अपना व्यापार करने वाले लोग, हमारे मन में एक दर्द है, हमारे मन में एक दुख है कि हमारे बाप दादाओं ने हमको जो इकट्ठा करके दिया वो रेत की तरह हमारी मुट्ठी से धीरे धीरे जा रहा है, इसको बचा लें। तो इसको बचाने के लिए हम किसी संगठन से जुड़ते हैं और उसका ठप्पा हमारे ऊपर लग जाता है और वो पहचान हमारी बन जाती है।
वो पहचान हमको बड़ा दुख देती है, बड़ा दर्द देती है। वो गले की हड्डी बन जाती है, ना निगले बनती है ना उगले बनती है, क्योंकि हमने ठोक ठोक के तो कह दिया कि तुम आ जाओ संगठन में हमारे में, तुम आ जाओ, उसका खर्चा दो, तुम आ जाओ, बसें भरवाओ, तुम आ जाओ, यहाँ चलो, तुम आ जाओ, अपना पैसा खर्चा करो, नेता को भोजन कराओ। अब हम इसी मुंह से कैसे कहें कि भाई तुमने हमारे कहने पे जो किया था वो गलत किया था? नहीं कह सकते। तो ये बड़े गले की हड्डी बन जाती है हमारी, और ये भी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? जैसे जेपी अम्बेडकर सर इनकी 2 बार बदली। एक बार आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के ठेकेदार बने ये, एक बार फिर दूसरे संगठन के किसी के जिसके वो एमएलसी मालिक हैं उसके ठेकेदार बने। तो इनकी संगठनात्मक पहचान भी इनकी नहीं रही, वो भी बदल गई। तो इनको जब ये समझ आया कि भाई वो कौन सी पहचान थी जिसके अंदर ये सारी पहचानें हमारी समाहित हो सकती हैं, जिसके अंदर ये सारी पहचानें हमारी आ सकती हैं, वो हमारी पहचान होती है हमारी जन्मजात पहचान, जो हमारी उत्पत्ति के साथ हमको मिलती है, जो हमारे अपनी माँ के गर्भ में आते ही हमको मिल जाती है, जो हमारे पैदा होने के साथ हमारे साथ चलती है और हमारे मरने तक हमारे पास रहती है, और हमारे मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। वो हमारे साथ हमारे बच्चों का भी फायदा करती है, वो हमारे बच्चों के पास भी रहती है। वो हमारी एक पहचान है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। वो पहचान क्या है? वो हमारी पहचान है कि हम पुराने समय से ही सारे के सारे समता में रमण करने वाले लोग रहे हैं, यानी हम बांट के खाने वाले लोग रहे हैं, एक दूसरे का दुख सुख समझने वाले लोग रहे हैं, एक दूसरे के सुख में गम में साथ रहे हैं, एक दूसरे के लिए जीने मरने वाले लोग रहे हैं, और हम सारे के सारे समण लोग रहे हैं। हम सारे के सारे समण लोग रहे हैं, और उस समय से लेके अभी तक हम सारे के सारे समण लोग रहे हैं। और हमारी जितनी भी अलग अलग पहचानें हैं, चाहे वो हमारी संगठन की पहचान है, या हमको पकड़ाई गई जाति की पहचान है, या हमारी राजनीतिक पहचान है, उन सब में हमारी एक कॉमन चीज़ अगर आप निकालेंगे तो वो कॉमन चीज़ ये रहेगी कि भले ही आपको नाम ना पता हो समण, भले ही आपको नाम समण शब्द का कोई जिक्र ना हो, लेकिन आपको ये जहन में ये बात रहती है कि चाहे ये इस संगठन में काम करता है, चाहे वो उस राजनीतिक पार्टी में काम करता है, इसके और मेरे बीच में जो एक फैक्टर है कॉमन, वो कॉमन फैक्टर ये है कि ये मेरा जन्मजात भाई है, ये मेरी जन्मजात बहन है, ये मेरा समाज है जिसको हम समाज कहते हैं, ये मेरी सोसाइटी है जिसको हम सोसाइटी कहते हैं। और वो समाज, वो सोसाइटी हमारी जो बनती है वो एक पहचान के तहत बनती है। वो पहचान हमारी होती है क्या? क्या पहचान होती है? जोर से बताएंगे, क्या पहचान होती है? हम सब क्या हैं? भाई हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ। हम सब क्या हैं? ये जवान जितने बैठे हैं, मैं तो इनको देख के बार बार परेशान हो रहा है। दोनों हाथ उठाने में पता नहीं कंधों में दर्द होता है। भाई दोनों हाथ उठा के बताइए, हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? हमारी एक पहचान क्या है? हम सब समण हैं। और यही सारे समण जब अपनी सारी बांटने वाली पहचानों को छोड़ जाते हैं, उनको पीछे छोड़ देते हैं, उनको अलग करते हैं और एक साथ बैठते हैं, तो इन समणों का क्या बन जाता है? जोर से बताएंगे हाथ उठा के, समणों का क्या बन जाता है? समणों का क्या बन जाता है? तो यानी आज हम जो सारे समण बैठे हैं, हम सारे के सारे संघ में बैठे हैं, और यही समणों का संघ है। इसके अलावा समणों का संघ कुछ नहीं है। यही संघ है जो पुराने समय में चला करता था, और यही संघ है जो आज के समय में चल रहा है। यही संघ है जो हमको बचा सकता है, यही संघ है जो हमको आगे लेके जा सकता है। आज जो संघी यहाँ पे इस बढ़ते हुई समर संघ की इमारत में, नींव में जड़ जाएंगे, गड़ जाएंगे, रेती गारे का काम करेंगे, गारंटी है, एकदम गारंटी है कि उनके जो बच्चे हैं वो बच जाएंगे, उनके जो बच्चे हैं उनके अधिकार बच जाएंगे, उनके जो बच्चे हैं उनकी हर तरह की सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन जो संघी, जो समण एक साथ नहीं रहेंगे, इकट्ठे नहीं रहेंगे, उनके बच्चों को, उनके आगे आने वाले भविष्य को, उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जितने भी एजिटेशन चलते हैं या जितने भी हमारे आंदोलन चलते हैं, वो आंदोलन हमारे सारे टेम्परेरी होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। परमानेंट काम सिर्फ एक होता है, इकट्ठे रहने का। परमानेंट काम हमारा सिर्फ एक होता है, एक साथ रहने का।
अगर आपके कोई अधिकार जा रहे हैं और आप इकट्ठे हैं, आप ताकतवर बन सकते हैं। अगर इकट्ठे नहीं है तो नहीं बन सकते। यहाँ गली में, मोहल्ले में, शहर में ऐसे ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जिनके पास 4 आदमी नहीं है, गिनती के 4 आदमी नहीं है, और अपने आप को डिक्लेयर करते हैं राष्ट्र संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन या प्रदेश स्तर के संगठन। 4 आदमी नहीं है उनके पास। और यहाँ पे हम 2 लोगों के पास, यानी हम एक दूसरे लोगों के पास इतने सारे लोग हैं, हम इतने सारे लोग हैं जो एक दूसरे की ताकत बनते हैं। हम किसी नेता के पीछे नहीं जाते हैं, यहाँ जितने समण बैठे हैं, हम किसी आदमी के पीछे नहीं जाते हैं, हम किसी संगठन के पीछे नहीं जाते हैं, हम अपनी पहचान के पीछे जाते हैं। हम ये याद रखते हैं अपने मन में कि हमारी जो पहचान है वो समण है, समण के अलावा कोई नहीं है। इस पहचान के अंतर्गत हमको इकट्ठा होना है, इस पहचान के अंतर्गत हमको एक साथ रहना है। अगर हम इस पहचान के अंतर्गत एक साथ रह जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको जीतने से रोक दे। मेरे वक्तव्य में अगर कोई त्रुटि हुई है तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि, संघे सलाम, संघ को नमस्कार।